पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 के कुछ मुख्य बिंदु को समझा था। जिन बिंदु को हमने समझा था, एक पर हम बिंदु को पुनः देखेंगे। हमने खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में हमने समझा था। यानी आरंभिक मानव ने किस प्रकार खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। उसके बाद में उन्होंने पालतू पशु में कुत्ते को ही क्यों पाला? क्योंकि कुत्ते की जो है सूंघने की क्षमता अधिक होती है और वो आने वाले खतरे को भांपकर पहले चौकन्ना कर देता है। इसलिए आरंभिक मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। उसके बाद में हमने जो है समझा था कि जो वो कौन से जानवरों को पालना चयन करते थे, यानी उन जानवरों को पालते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। और कौन से अनाज का चयन करते थे कि जिन अनाजों को जो है दाने बड़े होते थे, उन अनाजों को वो अपनी फसल में बोते थे। उसके बाद में हमने एक नवीन जीवन शैली को समझा था कि उन्होंने जो है अनाज को, पौधों को जो लगाते थे, तो कई पौधों में महीने, कई में साल, कई में दिन लगते थे। इस प्रकार एक नवीन जीवन शैली को समझा। उसके बाद में हमने जो है समझा था कि वो जो भोजन संग्रह करने वाले बर्तन थे, उनका जो है वो उपयोग करते थे क्या? तो वो भोजन संग्रह के लिए तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसलिए उनका भोजन जो संग्रहण है वो इतना नहीं होता था कि उसके लिए उन्हें बर्तनों की आवश्यकता होती थी। उसके बाद में हमने स्थायी जीवन की ओर पढ़ा था और चलते फिरते जानवरों के चलते फिरते खाद्य भंडारण के बारे में भी जाना और समझा। यानी भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या मिलता था। तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों की खाल से चमड़ा मिलता था, जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते थे और जानवरों को जो है सामान ढोने और गाड़ी खींचने के में काम में लेते थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे? आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले थे। यानी जो हमारे पुरातत्वविद थे उनको कृषकों यानी किसानों और पशुपालकों होने के कुछ प्रमाण मिले थे जो पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे, जो हमारे उपमहाद्वीप में मिले हैं। जिसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए थे। यानी जो कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ मिले? पश्चिम क्षेत्र में, तो पश्चिमों क्षेत्र में, और आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। इन स्थानों पर कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां भी थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक ने क्या की? खुदाई की। यानी इन पे जो कृषक है और पशुपालक है उनकी बस्ती थी या नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या की? खुदाई की। और फिर खुदाई में उन्हें जो पौधे और पशुओं की हड्डियों के जो नमूने मिले और उन्होंने उसका अध्ययन किया। इनमें से जो सबसे रोचक बात है वो क्या है कि उन्हें जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले और वैज्ञानिक जो है इन दानों को पहचान कर यह पता लगाते थे कि इस महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। यानी उनको जिन दानों के जले हुए अवशेष मिलते थे उनके आधार पर वो जो है ये अनुमान लगाते थे कि इस उपमहाद्वीप में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। अब जो है हमारा अगला बिंदु है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले थे। यानी जो पुरातत्वविद थे उन्हें क्या मिले थे? कुछ स्थलों पर और झोंपड़ी और घरों के निशान मिले। जैसे कि बुर्ज होम, यानी वर्तमान में कश्मीर में जो है ये, वहाँ लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा गया था। यानी लोग जो है वहाँ पर क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिसे क्या कहते थे? गर्तवास। यानी इसका मतलब कि इसमें उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ होती थी और जिससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। यानी जो नीचे कोई भी, मान लो हमारे तलघर भी होता है, तो वो क्या होता है? सर्दी से बचाव करता है, यानी ठंड के मौसम में उससे सुरक्षा मिलती है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर
आग जो है जलाने की जगह भी मिली। यानी इससे अंदाज़ लगाया जाता है कि वो मौसम के अनुसार जो घर के बाहर भी खाना पकाते थे और घर के अंदर भी खाना पकाते थे। अब बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें कुछ उपकरण पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं। यानी जो पूरा पाषाण युगीन यानी प्राचीन जो पत्थर का युग था, उस समय जो उपकरण थे उनसे जो है कुछ भिन्न थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, नवपाषाण युग माना गया। अब आपको चित्र में ये दो प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे, एक छोटे और दूसरे बड़े। इनमें जो औजार है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये जो पत्थर के औजार आपको दिखाई दे रहे हैं वो पत्थर के औजार बनाते थे। उनको पैना करने के लिए वो क्या करते थे, इन पर जो है पॉलिश चढ़ाते थे। औंकली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए करते थे। यानी आरंभिक मानव क्या करता था, औंकली और मूसल का प्रयोग जो किसका करता था, जैसे अनाज और वनस्पति होती है उनको पीसने के लिए। और आज भी हम देखते हैं कि औंकली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। फिर नवपाषाण युग में पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यानी जो हमारा ये क्या है, नवपाषाण युग है, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पर क्या होता है, इन पर जो है अलंकरण भी किया जाता है। यानी इन पर कारीगरी भी की जाती है, चित्र भी बनाए जाते हैं। बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा, चीज़ों को रखने के लिए। फिर धीरे धीरे मानव ने क्या किया, बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। और जैसे चावल, गेहूँ, अनाज जो हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी बर्तनों का प्रयोग करने लगे। उसके पश्चात धीरे धीरे मानव ने क्या किया, कपड़े बुनने लगे। यानी कपड़े का भी उन्होंने धीरे धीरे विकास किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कपास के पौधों का उगाया। और ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गई। यानी जब एक जगह इस चीज़ का विकास हुआ तो दूसरी जगह भी उस चीज़ की, जैसे कपास की खेती एक जगह हुई तो अन्य जगह पे भी होने लगी। और एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। एक जगह तो जो कुछ स्थानों पर स्त्री और पुरुष क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन को संग्रह करते थे। वहीं दूसरी ओर लोगों ने क्या किया, खेती पालना और पशुपालन को जो है अपना पशु पालने यानी पशु को पालने का जो है व्यवसाय, यानी पशु पालने का जो काम है वो शुरू कर दिया। और फिर इसके लिए उन्हें क्या है, मौसम के अनुसार, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, उन्हें जो है अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। अब अगला बिंदु हमारा है सूक्ष्म निरीक्षण। ये आपको एक मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु यानी मानचित्र आपके 2 में एक मेहरगढ़ जगह है, उसको देखेंगे। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ है वो क्या है, ईरान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जो बोलन दरे के पास हरा भरा है, यानी वहाँ पर हरियाली है। और वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी इस स्थान पर सबसे पहले स्त्री पुरुष ने क्या किया था, जौ गेहूँ की खेती करना और भेड़ बकरी जैसे पशुओं को पालना प्रारंभ किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ मिली है, जिनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ थी। दूसरा, मेहरगढ़ में जो है चकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनसे कुछ संभवतः यानी कुछ कमरों को वो किसमें भंडारण के काम में लेते होंगे। इस प्रकार जो मेहरगढ़ है उसमें हमारे जो पुरातत्वविदों ने है मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में समझा। मृत्यु के लिए उन्होंने सामान्यतः क्या है कि मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान
जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी जो पुरातत्वविद है उनको जो है अवशेष मिले, उनमें क्या मिला कि मृतक के साथ कब्रों में जो है कुछ सामान भी रखा गया। यानी कि मृत्यु के बाद भी लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी लोग जीवित रहते हैं। और ऐसी कई कब्र भी मिली है जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। यानी उनकी मान्यता है कि वो जीवित रहता है तो परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। अब इसके बाद में है अन्यत्र। यानी ये जो आपको है एटलस में फ्रांस को ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है वो एक फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। यानी ये हमारे जो पुरातत्वविद वो अनुमान लगाते हैं और उनके आधार पर ही हमें जानकारी देते हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर, गहरे चमकीले रंगों के चित्र। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। अब क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? यानी ये जो चित्र हैं उनको बनाने का और क्या कारण हो सकता है? तो इसके कारण हो सकते हैं कि खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा या शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए भी इस तरह के जो है बनाए गए होंगे चित्र। अब अगला हमारा जो बिंदु है वो क्या है? एक नवपाषाणी पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती है और उनका उपयोग भी किया जाता है। यानी यहाँ दूर दराज स्थान पर कई चीज़ें लाई जाती है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग अब जब पहिए वाले साधनों का विकास नहीं होता तो लोग क्या करते थे? अपना सामान जो है खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाए करते थे। अब कोड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? तो उस समय कोड़ियों और सीपियों का जो प्रयोग है लोग आकर्षक आभूषण बनाने के लिए ही करते होंगे। इस प्रकार हमने जो है हमारे पाठ 2 को पूर्ण किया, जिसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु पढ़े और समझे, जैसे कृषकों और पशुपालकों के बारे में, स्थायी जीवन की ओर और मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में और फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी के बारे में। आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अब आप इस पाठ को एक बार अपनी बुक से अच्छे से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उसमें जो छोटे प्रश्न आपको समझ में आते हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर आपको भेजेंगे, तो आप उन्हें अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।